हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवम चतुर्वेदी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्लास 10th की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक है उसके फर्स्ट लेसन को कवर कर रहे हैं। तो इसके पहले फ्रेंड्स हमने एक वीडियो डाल दिया है जो आपके लेसन 1 का पार्ट 1 है। तो इसको देखने से पहले आप उसको ज़रूर देखिएगा। और हम लोग प्रयास करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का, ताकि आपको जो लेक्चर है, जो वीडियो है, वो बोरिंग ना लगे। तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट में इस पूरे लेसन को कवर करेंगे। तो आज हम जितना हमने पिछली वीडियो में कवर किया था उसके आगे का जो चैप्टर है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए समय न गवाते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको देखिए थोड़ा सा, और एक बात हम आपको बता दें कि वीडियो क्वालिटी वॉइस तो सही रहता है बट पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी ब्लर रहती है। तो आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हों तो अपने पास बुक ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। विद इन द वाइड स्वाथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ से अब नेपोलियन के बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया है कि जैसे जो एरियाज़ नेपोलियन के कंट्रोल में आते हैं, हम जानते हैं कि 1794 के बाद से जो है, जो एरा ऑफ टेरर था, रेन ऑफ टेरर था, वो फ्रांस से ख़त्म हो जाता है और उसके बाद नेपोलियन का एरा स्टार्ट होता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो एरिया है, टेरिटरी है, वो नेपोलियन के अंडर में आता गया, नेपोलियन सेट अबाउट introducing many of the reforms that he had already introduced in France। यानी जो सुधार, जो रिफॉर्म्स नेपोलियन ने फ्रांस में लागू किया था, उसको उसने उन एरियाज़ में भी लागू करना स्टार्ट कर दिया जैसे जैसे वो टेरिटरी उसके कंट्रोल में आते गए। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि हालांकि नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे फ्रांस में और बाकी के टेरिटरी में, लेकिन किसी प्रकार की डेमोक्रेसी वो लेकर के नहीं आया था उस एरियाज़ में। जो शासन का स्वरूप था वो कैसा था? मोनार्की था, राजतंत्र था, इसको ध्यान रखिएगा। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। लेकिन अगर हम प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें तो जिस प्रकार से परिवर्तन उसने लाया वो क्रांतिकारी था। इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, यानी उसने हर वो प्रयास किया ताकि जो पूरा तंत्र है, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो पूरा रैशनल और एफिशिएंट बन सके। ठीक है, तार्किक और अच्छा खासा कहने का मतलब। तो द सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है, जो सिविल कोड है, जो नागरिक संहिता करके था 1804 में जिसको बनाया गया था, यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड, जिसको हम किस नाम से और जानते हैं? नेपोलियन कोड को नाम, नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। तो जो सिविल कोड 1804 का था उसको हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो फ्रांस की सोसाइटी है वो 3 लेयर में डिवाइड थी, जिसमें पहले क्लर्जी आते थे, दूसरे पर नोबल्स और तीसरे पर पीजेंट्स वगैरह, स्मॉल बिजनेसमैन, लेबरर्स। तो जो क्लर्जी और नोबल्स हैं उनको जन्म के आधार पर बहुत सारे प्रिविलेज मिले हुए थे। बहुत सारे प्रिविलेज का मतलब उनके पास वोटिंग राइट था, वे लोग टैक्स नहीं देते थे, उल्टा टैक्स क्या करते थे, वो लोग लेते थे। तो इस प्रकार के जो बर्थ पर प्रिविलेज हैं, जो उनको अच्छा खासा अधिकार मिला था, वो क्या हुआ? नेपोलियन ने उसको छीन लिया और क्या किया? स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और नेपोलियन ने क्या किया कि जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं? कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और उसने क्या किया? सबको संपत्ति पर अधिकार प्रदान किया लोगों को। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो जो जो एरिया फ्रेंच के नियंत्रण में आता गया वहाँ वहाँ पर ये सारे सुधार नेपोलियन ने लागू करना स्टार्ट कर दिया। इन द डच रिपब्लिक, यानी डच गणतंत्र में, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड इन जर्मनी,
नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, यहाँ पर उसने क्या किए, क्षेत्रों को प्रशासनिक भागों में बांट दिया, जैसा कि आज के दौर में होता है। क्या होता है, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर क्या होता है, मतलब प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक काम को आसानी से किया जा सके, तो उसके लिए क्या है, आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है। तो वैसे ही नेपोलियन ने भी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में डिवाइड कर दिया था एरियाज़ को। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, और उसने क्या किया, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो लोग राजा के अंडर में होते थे, उनको कुछ ज़मीनें होती थी, तो वो लोग उससे क्या करते थे, लोगों को उस पर काम करवाते थे, उसको सामंतवादी व्यवस्था बोलते हैं। तो उसको नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया। एंड फ्रीड पीजेंस फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। और नेपोलियन ने क्या किया कि जो किसान होते थे, वो लोग इन कुलीन्स के यहाँ, नोबल्स के यहाँ भूदास होते थे, उनके लिए ज़मीनों पर काम करते थे, तो उससे नेपोलियन ने किसानों को मुक्त कर दिया, और जो उनको लगान वगैरह देना पड़ता था उससे मुक्त कर दिया, मैनोरियल ड्यूज। इन द टाउन्स टू, यानी शहरों में भी क्या होता है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड, यानी जो व्यापारी वर्ग हैं उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेयर इम्प्रूव्ड, तो नेपोलियन ने क्या किया, जो ट्रांसपोर्ट की तंत्र है, सुविधाएं हैं, कम्युनिकेशन की जो सुविधाएं हैं, यानी बातचीत करने का, ठीक है, यातायात के जो साधन थे, उसको नेपोलियन ने सुधारा। पीजन्स आर्टिसंस, यानी किसान, शिल्पकार, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन एन्जॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, यानी ये जो वर्ग है उसको लगा कि हमें जो अभी स्वतंत्रताएं मिल रही हैं वो बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, नेपोलियन हमारे लिए बहुत अच्छा है। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, तो जो बिजनेसमैन थे और जो छोटे लेवल पर सामानों के प्रोड्यूसर थे, उत्पादक थे, in particular began to realize that uniform laws, standardized weightage and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। तो इन लोगों ने क्या माना कि जो एक यूनिफॉर्म लॉ लाया जा रहा है सभी एरियाज के लिए, सभी मतलब जो कानून है वो एक समान है। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, कल पिछली वीडियो में हमने आपको जो एलए का एग्जांपल दिया था कि सभी एरियाज़ में चीज़ों को नापने के जो तरीके हैं वो अलग अलग थे, तो उसको नेपोलियन ने ख़त्म किया था। एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट, और क्या उसने किया था, करेंसी यानी वहाँ पे जो मुद्रा यूज़ होगा वो एक होगा, एक या दो। द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर फैसिलिटेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो व्यापारियों को बार बार टैक्स देना पड़ता था अलग अलग रेट पर, वो सब ख़त्म हो जाएगा। बॉर्डर पर जो सीमा शुल्क उनको देना पड़ता था वो सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा उनको फ़ायदा हुआ नेपोलियन के टाइम पर। However, in the areas conquered, the reactions of the local populations to French rule were mixed। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे जैसे नेपोलियन टेरिटरीज़ को जीतता गया और वहाँ पर उसने रिफॉर्म्स लागू करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर जो लोगों के रिएक्शंस आ रहे थे, प्रतिक्रियाएं आ रही थी, वो अलग अलग थी, मिक्स थी। इनिशियली क्या होता है, इन मेनी प्लेसेस such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw। तो यहाँ पर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, द फ्रेंच आर्मीज वेयर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी ब्रजल्स में, मेन्स में, मिलान में, वारसा में क्या होता है कि जो फ्रेंच की आर्मी है उसका स्वागत किया जाता है कैसे, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता के दूत के रूप में। बट द इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन क्या हुआ, आने वाले समय में लोगों का जो उत्साह था फ्रेंच आर्मी को लेकर के वो धीरे धीरे निराशा में बदलने लगा। क्यों, एज इट बिकम क्लियर, क्योंकि लोगों को ये साफ साफ दिखने लगा था, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम, कि उस टाइम पर उनको ये जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके बदले उनसे उनका राजनीतिक अधिकार छीन लिया जा रहा है, ठीक है। और क्या हुआ, इंक्रीज्ड टैक्सेशन, यानी जो कर है उसको बढ़ा दिया गया। सेंसरशिप,
सेंसरशिप का मतलब यानी अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में जो समाचार आएगा वो पहले नेपोलियन उसको देखेगा कि हाँ ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यानी किसी प्रकार का फ्रीडम नहीं था प्रेस को, वो नेपोलियन के हिसाब से चलता था, तो सेंसरशिप लागू हो गया था वहाँ पर। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप। लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मियों में भरा जाने लगा, इससे लोग बहुत नाराज़ हुए। तो ये सब जो हो रहा था, ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो लोगों को लगा कि जो वो प्रशासनिक सुधार हमारे नेपोलियन लेकर के आया है और जो वो हमसे छीन रहा है हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम, अगर हम दोनों की तुलना करें तो क्या है, हमारा घाटा हो रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा नेपोलियन के बारे में, उसने क्या क्या सुधार लाए थे। और पहले तो लोगों ने बहुत स्वागत किया उसका, लेकिन आगे चल कर के लोग जो है उसके सच्चाई से अवेयर हो जाते हैं और लोग फिर उसका विरोध करते हैं। तो लगभग 1815 तक आपका नेपोलियन का शासन चलता है और उसके बाद जो है फिर से कंजर्वेटिव आ जाते हैं, रूढ़िवादी लोग आ जाते हैं, फिर से मोनार्की वहाँ पर आ जाती है। तो ये सब हम बाकी आगे वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो बाकी के स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो शेयर करिए, उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।